एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 23 जनवरी 2023 को हुआ था। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डेस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए है सामाजिक यानी कि सोशल, ऑप्शन बी है शारीरिक यानी कि फिजिकल, ऑप्शन सी है मोरल यानी कि नैतिक और ऑप्शन डी है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। हमारी व्याख्या कह रही है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, सोच और जो परासंज्ञान की चर्चा है वो परोक्ष रूप से विकास के जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, और संज्ञानात्मक क्षेत्र होता क्या है? विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जानकारी को मानसिक रूप से संसाधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। और विकास का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है वो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है यानी कि जानकारी उसको मानसिक रूप से संसाधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। और यह मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्मरण क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, समस्या समाधान का कौशल, बुद्धि क्षमता और व्यवहार परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति की स्मरण शक्ति का, निर्णय करने की क्षमता का, समस्या समाधान कौशल का, बुद्धि करने की क्षमता का और व्यवहार परिवर्तन है उन सबका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन में चलने वाले विचारों का भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है शीर्षगामी सिद्धांत, गामी सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीर्षगामी सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि वह विकास जो सिर से पैर की दिशा में चलता है उसे हम शीर्षगामी कहते हैं। इसमें भी शीर आ रहा है और इसमें भी शीर्ष आ रहा है। ठीक है, तो शीर्ष यानी वे विकास जो सिर से पैर की दिशा में चलता है उसे हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। और शीर्षगामी सिद्धांत इस कथन को बताता है कि जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो सिर से पैर या ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसे शीर्ष भूमिक सिद्धांत कहते हैं। यही कारण होता है कि बच्चा चलने से पहले जो अपना सिर होता है उस पर नियंत्रण करना हासिल कर लेता है। और अधोगामी सिद्धांत क्या होता है? इसमें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर या फिर नजदीक से दूर की ओर विकसित होता है। इसमें समीप दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? समीप और दूरस्थ यानी समीप से दूर की ओर यानी कि नजदीक से दूर की ओर। ठीक है, इसमें शरीर के केंद्र के वाले हिस्से से पहले विकसित होता है। इससे पहले जो होते हैं वो क्षीर जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन ए है स्कूल और मुद्रक संचार, ऑप्शन बी है सामाजिक संचार और कानून, ऑप्शन सी है परिवार और आस पड़ोस, ऑप्शन डी है पास पड़ोस और सामाजिक नीति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैमिली एंड नेबरहुड यानी कि परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में जो परिवार होता है वो पास पड़ोस बच्चों में बेसमाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की जो होती है वो भूमिका निभाती है। जबकि स्कूल और जो मुद्रक संचार होते हैं वो बच्चों के समाजीकरण में जो द्वितीयक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? यह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में एक शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। जैसे कि हमारा परिवार यानी फैमिली, हमारा पास पड़ोस, हमारा क्रीड़ा समूह, हमारी रिश्तेदारी सब होते हैं प्राथमिक। जबकि द्वितीय समाजीकरण क्या होता है? यह परिवार के अलावा जो अन्य सामाजिक एजेंट होते हैं उनसे मूल्यों को प्राप्त करता है। जैसे कि हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, हमारी धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, किताब और पत्र पत्रिकाएं। पूछेगा कि प्राथमिक समूह का उदाहरण है तो हमारी फैमिली, पास पड़ोस, क्रीड़ा समूह, रिश्तेदार हैं। और द्वितीय समूह का हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, किताब और पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायरिंग कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा वो चरण होता है जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो संरक्षण संप्रत्याय से संबंधित कार्यों को कर लेते हैं। ठीक है, पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हमारी व्याख्या कह रही है
कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो मूल संक्रियात्मक चरण होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको कर लेते हैं। और मूल संक्रियात्मक चरण होता है कब है? ये अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र में रहती है। कब से रहती है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इस चरण में बच्चा जो होता है प्रतिवर्तिता वस्तुएं जो होती हैं उनको समूह संख्या, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और आयतन के संरक्षण की जो क्षमता होती है उसको विकसित कर लेता है। ठीक है, संरक्षण ये समझिए कि जब तब भी मात्रा के समान रहता है जब उसका स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। इससे बच्चे जो होते हैं उन्हें मूलत घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जीन पियाजे's थ्योरी सिग्निफिकेंट चेंज इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है संतुलिनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है रटकर स्मरण द्वारा, ऑप्शन डी है विलंबित नकल द्वारा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संतुलनीकरण के द्वारा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें प्रमुख बदलाव जो होता है वो संतुलनीकरण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। संतुलनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? पियाजे के अनुसार विकास जो होता है वो संतुलनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संचालित होता है और संतुलनीकरण में आत्मसातीकरण करना होता है वो शामिल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी पुरानी और जो नई धारणाएं हैं उनके अनुभवों के बीच जो होता है वो सामंजस्य बनाता है, जो संतुलन की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती हैं। जबकि जो नई जानकारी होती है उसका मौजूदा ढांचे में हम सही ढंग से ढालने की प्रवृत्ति आत्मसातीकरण कहलाती है। इसमें बच्चा जो होता है उसके जो नए अनुभव होते हैं उसको वो सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है जीन पियाजे और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली जो पारस्परिकता है उसमें ढूंढा जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनके अनुसार जो व्यक्ति होता है वो लगातार अपने साथियों और अपने जो वयस्क होते हैं उनके साथ हर रोज जुड़ाव और पारस्परिकता से सीख लेता है और सीखने की इस प्रक्रिया में सोच और ज्ञान जो होता है वो विकसित हो जाता है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इम्फाइज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू फैसिलिटेट लर्निंग? ऑप्शन ए है संस्कृत उपकरणों को, कल्चर टूल्स को, ऑप्शन बी है सामाजिक अलगाव यानी कि सोशल आइसोलेशन को, ऑप्शन सी है इनाम और दंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट को, ऑप्शन डी है ड्रिल एंड प्रैक्टिस पुनरावृत्ति और अभ्यास को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरणों यानी कि कल्चर टूल्स को। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों को अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है, जबकि सामाजिक अलगाव, इनाम और दंड तथा पुनरावृत्ति और अभ्यास अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण नहीं माना है। जो लेव वाइगोत्स्की है उनके अनुसार अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित है। अधिगम किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो अगर बोल देगा वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। इनके अनुसार संस्कृति व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंध के बीच के संबंध को एक महत्वपूर्ण आयाम माना है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तेसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है यांत्रिक उद्देश्य अवनवीकरण, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवनवीकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अवनवीकरण, ऑप्शन डी है सामाजिक समझौता अवनवीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक उद्देश्य अवनवीकरण।
चरण। हमारी व्याख्या क्या है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे थे वो यांत्रिक उद्देश्य अमलीकरण चरण पर स्वयं और जो दूसरे होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उनको आंकते समय जैसे कुत्ते यानी टिट फॉर टैट जो है उस तरह का इस्तेमाल करते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो पहला चरण है उसके पूर्व पारंपरिक स्तर पर होती है। इस अवस्था में बालक में अहम का जो भाव होता है वो होता है। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीनों स्तरों का प्रतिपादन किया है। जो है पहली है परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। दूसरी है पारंपरिक नैतिकता जो 10 से 13 वर्ष होती है। तीसरी है उत्तर पारंपरिक नैतिकता जो 13 से 16 वर्ष होती है। और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण होते हैं। ठीक है, इनके 3 जो चरण हैं उनके 2-2 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, ऑप्शन सी है निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए और ऑप्शन डी रटकर याद करके सीखने के लिए। मैंने आपसे कहा था जहाँ पे रोड मेमोराइजेशन है रटकर याद करना वो गलत हो जाएगा। बच्चा पैसिव नहीं सीखता है, वो एक्टिव सीखता है। ठीक है, सक्रिय होकर ना कि निष्क्रिय होकर। तो ये भी हटा दो, बाहर पुरस्कार से कुछ नहीं होता है, उसके जो होता है वो थ्रू डिस्कवरी यानी अन्वेषण द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को अन्वेषण के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि बाहरी पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए प्रेरित जो होता है वो नहीं किया जाता। अच्छा, संरचनावाद होता क्या है? एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो सूचना का निर्माण, समझ और बोध में छात्र और शिक्षक को सक्रिय भूमिका जो होता है उस पर जोर देता है। इसमें गतिविधि जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है और छात्र जो होते हैं वो ज्ञान के निर्माता होते हैं, ना कि इसमें जो होता है जो बच्चा होता है वो सेंटर में होता है, ना कि पाठ्यक्रम और टीचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर जीन पियाजेस व्यू प्राइवेट स्पीच अमंग चिल्ड्रंस रिप्रेजेंट्स देयर, यानी जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए है उनकी अग्रवर्ती सोच, ऑप्शन बी है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, ऑप्शन सी है उनकी समस्या समाधान युक्तियां और ऑप्शन डी है उनका परासंख्यानात्मक कौशल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उनकी अपनी सोच होती है उसको विनियमित करने की अक्षमता यानी इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के विचारों में जो निजी वाक होती है वो उनकी अपनी सोच होती है उसको अक्षमता को दर्शाती है। निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच होती क्या है? जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की थे दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में अपने अपने मत यानी कि जो विचार हैं थिंकिंग है वो प्रस्तुत की है। जीन पियाजे के अनुसार जो होता है वो बच्चे जो होते हैं वो पूरी दुनिया का केंद्र होते हैं, जो कुछ भी होता है वो उनके चारों ओर ही घूमता है। और जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष में देखने को मिलती है, जबकि जो लेव वाइगोत्स्की होते हैं उन्होंने अपने बच्चों की सोच को क्या किया है विनियमित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य होती है कौन सी? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। ऑप्शन ए है एक दिशाई सामान्य क्षमता, ऑप्शन बी है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा कह रहा है कि अनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता और चौथा कह रहा है कि वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग आयाम हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है उसमें अवधारित करता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार जो बुद्धि होती है वो हमारी जो क्षमताएं होती हैं उनका एक समूह होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि संकान के कितने प्रकार की बुद्धि दी थी? 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। 8 प्रकार की बुद्धि के अलग अलग पहलुओं से अंतर संबंधित है, इसलिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां भी होती हैं और बुद्धि अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापक अक्सर कहता है कि जो लड़कियां होती हैं वो नृत्य में कुशल होती हैं और जो लड़के होते हैं वो साइंस यानी कि विज्ञान में। एक कथन किसका उदाहरण है? अ टीचर ऑफन सेज दैट गर्ल्स आर गुड एट डांस एंड बॉयज आर गुड एट साइंस। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है जेंडर पक्षपात,
ऑप्शन बी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी है जेंडर समता और ऑप्शन डी है जेंडर सशक्तिकरण। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या है कि जो एक टीचर है वो अक्सर कहता है कि लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, और वो नृत्य बहुत बहुत ज़्यादा कुशल हैं, और जो लड़के होते हैं वो साइंस मैथमेटिक्स में कुशल होते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। और जेंडर रूढ़िवादिता होता है क्या है, एक हमारे समाज की वह मान्यता होती है जो बहुत समय पहले से चली आ रही होती है, और जो आज के लोग भी उस पर ही ध्यान देते हैं। एक मानते हैं कि लड़कियां होती हैं वो बहुत स्वभाव से कोमल होती हैं, वो घर का काम करती हैं, ना कि वो बाहर जाती हैं। और जो लड़के होते हैं वो थोड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, वो बाहर जाके कमाते हैं। अब वो अगर खाना पकाएं तो वो गलत होगा, क्योंकि खाना पकाने का काम लड़कियों का होता है। तो ये सारी जो धारणाएं होती है वो जेंडर रूढ़िवादिता होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि ठीक है, और जेंडर रूढ़िवादिता की जो होती है उसको तोड़ने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कक्षा में जो अध्यापक होते हैं वो लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें। अगर जो टीचर लड़के और लड़कियों को एक साथ व्यवहार करें, उनके साथ मतलब लड़कियों के साथ एक समान व्यवहार करें, उनके साथ पक्षपात ना करें, तो जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकता है। एक अध्यापक को लड़कों और लड़कियों दोनों का समान अवसर भी देने चाहिए। ये नहीं देना चाहिए कि जो लड़के हैं उनको ज़्यादा अवसर दिए, लड़कियों को कम, तो ये तो गलत होगा। ऐसे कार्य जिनके लिंग पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता पैदा होती है उनसे करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को अपनाना, अडोप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी। दूसरा कह रहा है कि एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, फॉलो ए रिगिड एंड स्टैंडर्डाइज करिकुलम। और हमारा तीसरा कह रहा है कि मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो समूह में बांटना कभी नहीं होगा, मानकीय पाठ्यचर्या कठोर पालन कभी नहीं करना चाहिए हमें, और मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू नहीं करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाल केंद्रीय जो शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाना चाहिए, अडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको संबोधित करने के लिए जो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको हमें संबोधित करने के लिए एक लचीला, रचनात्मक और परिवेश से संबंधित जो पाठ्यचर्या होती है उसका पालन करना चाहिए, और मूल्यांकन के रचनात्मक तरीकों लागू करना, और विद्यार्थियों का उनका सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान होती है उसके आधार पर हमें अलग अलग ना करके सभी को स्वीकार करना, उन्हें अवसर प्रदान करना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे ऐसा ही करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करे, क्रिएट ए फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए, ये निगेटिव में चला जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, इंड्यूस फियर ऑफ फेलर अमंग स्टूडेंट्स। तो उनमें असफलता का डर भी नहीं पैदा करना चाहिए, ये भी निगेटिव में चला जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, मतलब ये करना कि कैटेगराइज स्टूडेंट एज पास और फेल, ये भी बच्चों के लिए निगेटिव है, ये भी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन लर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौती है उनको समझना होता है। सफल शिक्षण के लिए विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन है वो समझना आवश्यक होता है, और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन होता है उसको जानना और उसमें सुधार करना। मूल्यांकन के कई मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों में चिंतन और तर्क उसको प्रोत्साहित करें, शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसका पता लगाएं, शिक्षा विद्यार्थियों के निष्पादन को जाने और उसमें सुधार लाए, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कथन और तर्क वाला। हमारा कथन कह रहा है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो टीचर होगी उसे क्या करना चाहिए कि कक्षा में सवाल पूछने के लिए अपने विद्यार्थियों ने प्रोत्साहित करना चाहिए।
तर्क कह रहा है कि जो सवाल पूछना होता है वो समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे सवाल पूछेंगे तो उनका समालोचनात्मक चिंतन होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो ए और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत है। तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक अध्यापिका के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनके कक्षा में सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में क्या होता है, जो आत्मविश्वास होता है उसकी वृद्धि होती है, जिज्ञासा और कौतूहल जो होता है वो उत्पन्न होता है और समालोचनात्मक चिंतन होता है उसका विकास किया जाता है। इस प्रकार सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और समालोचनात्मक चिंतन में विद्यार्थियों में जो रचनात्मकता है उसका भी विकास होता है। इस तरह से दोनों सही और व्याख्या भी सही से कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा तर्क और कारण वाला, और हमारा कथन कह रहा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो मानकिक पाठ्यक्रम है उसको लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। गलत हो जाएगा क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम हमारी शिक्षा के लिए गलत होता है, ना कि सही, वो निगेटिव में चला जाएगा। तर्क कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की जो व्यक्तिगत विविधताओं हैं उनमें समाहित कर लेता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, वह सही विकल्प चुनना है कि पहला कह रहा है कि और दोनों सही हैं, हमने देख लिया था कि दोनों गलत थे तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा भी कह रहा है कि दोनों सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ये सही है, ये सही नहीं था, ये गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये और दोनों ही गलत थे। बोथ ए एंड और फॉल्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि वंचित वर्गों से संबंधित जो विद्यार्थी होते हैं उनके सफल समावेशन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी होते हैं उनके सफल समावेशन के लिए है वो शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए और लचीला पाठ्यक्रम है उसको लागू करना चाहिए, ना कि कठोर पाठ्यक्रम को। ठीक है, जो हमें अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक होते हैं। वंचित वर्ग होता है क्या है, ऐसे वर्ग जिन्हें मान्यता नहीं मिली होती है, जिन्हें आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिनके पास पूरे जो साधन होते हैं वो संपन्न नहीं होते, उन्हें वंचित वर्ग कहते हैं। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की जो व्यक्तिगत विविधताएं हैं उनको समाहित कर लेता है। ये कथन पूरी तरह से गलत है क्योंकि परिवेश से संबंधित और रचनात्मक पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की जो व्यक्तिगत विविधताएं हैं उन्हें समाहित करता है। इसलिए दोनों ऑप्शंस जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन अमोंग स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कि बहुसंवेगी उपागम यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच। तीसरा कह रहा है कि आधारभूत संरचना सुगम्यता, और चौथा कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। सही आंसर हो जाएगा। देखो उसने पूछा क्या है, बाधक पूछा, यानी कि गलत पूछा जो कि बाधा देगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अच्छा होता है, बहुसंवेगी उपागम अच्छा होता है, आधारभूत संरचना भी अच्छी होती है, लेकिन बाधक पूछा है तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये गलत होगी। तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना होगा आपको पूछा क्या, नेगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में हमसे पूछा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो विद्यार्थी होते हैं उसमें जो प्रतिस्पर्धा है शिक्षा में समावेशन में क्या करती है, बाधा डालती है, जबकि बहुसंवेदी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है वो समावेशन में सहायक होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा अच्छा होती क्या है, ये बिना भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा की वकालत करता है, यानी कि वह शिक्षा जब में सभी जो लोग होते हैं वो एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो वहाँ समावेशी शिक्षा दी जाती है। उसमें कई सारी बाधाएं हैं। तो कौन सी, अधिगम करने वालों में विविधता, जो हम वहाँ सीखने आते हैं वो अलग अलग जगह से होते हैं तो थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आधारभूत सुविधाओं की कम, जिन सुविधाओं की हमें ज़रूरत होती है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके उसमें कमी होती है। और प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता, यानी कि ऐसे शिक्षक जिनकी ज़रूरत होती है जो प्रशिक्षित होते हैं उन्हें ना मिल पाना ही जो हमारी शिक्षा उसमें बाधा डालती है। वित्तीय प्रवाधानों में कमी, यानी पैसों की
कमी और सामाजिक मानदंड और पूर्वग्रह, यानी समाज के केंद्र मानदंड और पूर्वग्रह चले आ रहे हैं, उन सब की वजह से समावेशी शिक्षा में जो है वो बाधा पड़ती है। तो ठीक है, निगेटिव है, याद रखना। इनसे बाधा करेगी, अधिगम करने वालों में विविधता होगी, आधारभूत सुविधाओं की कमी होगी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता होगी, वित्तीय प्रावधानों में कमी होगी और सामाजिक मानदंड और पूर्वग्रह। ठीक है, इनसे क्या पड़ेगी, बाधा पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया, यानी कि जो पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया है, उसे जो विद्यार्थी जूझ रहा है, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, दे ऑफन फेस डिफिकल्टी इन टेस्ट कंप्रहेंशन। दूसरा कह रहा है कि हमेशा सुस्त रहते हैं, दे आर ऑलवेज लेजी। तीसरा कह रहा है कि वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी गिफ्टेड और टैलेंटेड इन एनी फील्ड। और चौथा कह रहा है कि उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है, दे ऑलवेज हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस और लेवल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, यानी कि दे ऑफन फेस डिफिकल्टी इन टेस्ट कंप्रीहेंशन। उन्हें क्या होता है, डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैफल्य। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पठन वैफल्य यानी कि जो डिसलेक्सिया होती है, उससे कोई विद्यार्थी जूझ रहा होता है तो अक्सर उन्हें लेख बोध में कठिनाई आती है। ठीक है, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया क्या होती है, ये पठन संबंधी विकार होता है, इसे आपठन विकार भी हम कहते हैं। ये समस्या विशेष रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित लेखन प्रणाली है उसको पढ़ने में होती है। और डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होती है, लेखन करने की अक्षमता होती है। और जिसे भी डिस्ग्राफिया होता है वो सही से वर्तनी लिखने में उसे कठिनाई होती है। ठीक है, अधिगम संबंधी अक्षमता या फिर विकार है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है कि अवधान न्यूनता अक्रियाशीलता विकार, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा कह रहा है कि ऑटिज्म यानी कि श्रवणलीनता। तीसरा कह रहा है डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैफल्य। चौथा कह रहा है कि विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के लक्षण क्या होते हैं, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना किसी चीज में और हमेशा अव्यवस्थित रहना, ये हमारा होता है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर की पहचान होती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि जिस बच्चे को ADHD होता है वो आमतौर पर बचपन में ही प्रारंभ होता है। ठीक है, और एक कब तक रहती है, जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क स्तर तक रहती है। बच्चों को एक समय किसी अन्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा व्यवहार करने में परेशानी होती है। एक समय बच्चा किसी चीज पर फोकस इसमें नहीं कर पाता और बगैर परिणाम के सोचे समझे कार्य भी कर लेता है। हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। ADHD एक विकासात्मक और मानसिक विकार है, वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्रहेंसिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की जो विशिष्ट अधिगम कठिनाइयां होती हैं उनको पहचानने का व्यापक तरीका है। पहला है मानकीकृत बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट IQ टेस्ट। दूसरा कह रहा है कि बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट। तीसरा कह रहा है एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर, यानी साल के अंत में परीक्षाएं। और चौथा कह रहा है कि केस स्टडी यानी कि केस अध्ययन। तो जो विशिष्ट अधिगम पहचान वाले हैं उनका व्यापक तरीका होता है पहचानने का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि केस अध्ययन जो होता है वो विद्यार्थियों की जो विशिष्ट अधिगम कठिनाइयां होती है उनको पहचानने का एक व्यापक तरीका होता है। केस स्टडी यानी अध्ययन होता क्या है, किसी भी समूह, समस्या और परिस्थिति, इन पर सब पर समय अवधि विशेष में अध्ययन करना और किसी प्रकरण विशेष की छानबीन करने की प्रक्रिया को हम केस अध्ययन कहते हैं। यानी कि कोई समूह, समस्या और परिस्थिति जब आती है उसकी किसी समय अवधि में हम उसका अध्ययन करेंगे और किसी विशेष प्रकरण की छानबीन करने की प्रक्रिया को हम केस अध्ययन कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। केस अध्ययन किसी भी वस्तु, स्थिति, परिस्थितियों की भलीभांति गहनता और बारीकी से जांच पड़ताल करता है और जानता है। और एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का शोध होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली बाय, यानी बच्चे किस तरह से जो प्रभावशाली ढंग है उससे सीखते हैं। ऑप्शन ए, विषय वस्तु को रटकर याद करने से, रोड मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, मैंने आपको बताया था रोड मेमोराइजेशन से बच्चे कभी नहीं सीखते हैं, निगेटिव में आ जाता है।
और हमसे पॉजिटिव पूछा है तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता के द्वारा, हाँ ये अच्छा लग रहा है कि इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड देम। तीसरा कह रहा है फियर ऑफ पनिशमेंट एंड दंड के भय से, बिल्कुल गलत हो जाएगा, दंड के भय से कोई बच्चा भी नहीं सीखता है। और चौथा कह रहा है कि अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर पैसिवली लिसनिंग टू द टीचर, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा जो होता है वो एक्टिव सीखता है, पैसिव नहीं सीखता है, दंड और भय से कभी नहीं सीखता और मेमोराइजेशन नहीं करता है। सबसे अच्छा आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की वस्तुओं और जो व्यक्ति होते हैं उनसे पारस्परिकता के द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे विषय वस्तु को स्वयं करते हैं, सौहार्दपूर्ण और जो बहरहित माहौल होता है उससे, और अध्यापकों को सक्रिय रूप से सुनकर प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। इसमें को होता है वो विभिन्न गतिविधियां और कार्य होते हैं, इसमें सक्रिय रूप से भी भाग ले सकते हैं। परीक्षाओं को लचीला और रचनात्मक बनाया जा सकता है। शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया जो होती है वो बाल केंद्रित कर देनी चाहिए और ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ देना चाहिए, जिससे जो है वो बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम्य लगाव जो होता है उसको बढ़ाता है। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति शतवरिष्ठ दृष्टिकोण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक का विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है हमारा कि उनके संदर्भ से नियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग कंटेंट विच इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं नियमन विद्यार्थियों का जो अधिगम में लगाव होता है उसको बढ़ाता है। स्वनियमन होता है क्या है, ये स्वनिर्देशन प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी मानसिक क्षमताओं को कार्य संबंधी कौशल होते हैं उसमें बदल देते हैं। स्वनियमन विद्यार्थियों को उनके सीखने में कम प्रतिक्रियाशील और अधिक सक्रिय बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। उसका पहला कदम योजना बनाना और लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वनियमन का अर्थ होता है आत्मानुशासन और नियंत्रण करना। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं भी प्रेरित होते हैं और भी किसी भी क्षेत्र में यानी कोई भी क्षेत्र होता है उसमें प्रदर्शन को अपने बेहतर बनाने के लिए नए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण को प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फेसाइज ऑन द लर्निंग थ्रू सेल्फ एंड इनिशिएटेड एक्टिविटी बाय स्टूडेंट्स एंड बैलेंस्ड फैसिलिटेशन बाय द टीचर। ऑप्शन ए है व्यवहारिज्म यानी व्यवहारवाद। ऑप्शन बी है अनुकरण अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शन सी है प्रतिपादक शिक्षण यानी कि एक्सपोजिटरी टीचिंग। ऑप्शन डी है सामाजिक संरचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सामाजिक संरचनावाद उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ठीक है, सामाजिक संरचनावाद होता है क्या है, संरचनावाद उपागम व्यक्तित्व के विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में संस्कृति होती है उस पर जोर देता है और विद्यार्थियों को उनके सीखने के जो परिवेश होते हैं उसमें शामिल किया जाता है तथा विशिष्ट गतिविधियों के द्वारा अधिगम भी कर सकते हैं। सामाजिक संरचनावाद उपागम में सीखने के माहौल पर जो होते हैं वो जोर देते हैं जहाँ विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है और अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास भी वो कर लेता है। इसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं उसके द्वारा उसका विकास कर लेता है और सक्रिय शिक्षार्थी भी बन जाता है। सामाजिक संरचनावाद जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुसार अध्यापक की भूमिका जो होती है किसकी होती है, प्रशिक्षक की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और तर्क वाला है और हमारा कथन ये कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा करें जिससे जो विद्यार्थी होते हैं उसमें समालोचनात्मक सोच और कोई समस्या समाधान कौशल है उसके विकास में मदद मिले। और तर्ककार कह रहा है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है, तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो हमारा पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है सही नहीं है
सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है के और बी दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक संरचनावादी कक्षा में ये महत्वपूर्ण होता है कि हम ऐसे अवसर पैदा करें जिससे जो विद्यार्थी होते हैं उनमें समालोचनात्मक सोच और कोई भी समस्या समाधान कौशल है उसके विकास में उन्हें मदद मिले, क्योंकि विद्यार्थियों को सहज अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनमें रुचि उत्पन्न होती है और सहज वातावरण में जो शिक्षण अधिगम होता है वो प्रतिपादित होता है, जिससे उनमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित होता था। कथन ये सही है, यानी कि हमें बच्चों को अवसर देने चाहिए उनकी सोच विकसित करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में अच्छा शिक्षा करने के लिए। ठीक है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का जीवत्व पुनरुत्पादन होता है, ये गलत होता है, क्योंकि सार्थक अधिगम विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन और समालोचना चिंतन को बढ़ावा देता है, ना कि ज्ञान को जीवत्व प्रस्तुत कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एरर्स यानी त्रुटियां यानी मिस्टेक्स के बारे में जो है वो कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, प्ले नो रोल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो एक गलत हो जाएगा। गलत क्योंकि एक गलत हो जाएगा क्योंकि जो गलतियां होती है वो हमारे अधिगम की भूमिका निभाती है, और कह रहा है कोई भूमिका ही नहीं निभा रही तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है, कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय द वे ऑफ निगेटिव रेनफोर्समेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक तो केवल लग गया ऊपर से नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा कह रहा है तो ये तो गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, आर कमिटेड ओनली बाय द स्टूडेंट्स हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल लग गया है, जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है तो नेगेटिव में सब चला गया ना। और चौथा कह रहा है कि अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। वी एनालाइज्ड वेल बाय द टीचर टू अंडरस्टैंड लर्निंग गैप्स, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। कितना अच्छा है ना, तो यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि त्रुटियां मिस्टेक्स यानी कि जो गलतियां होती हैं वो अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए, अधिगम कमियों को क्या समझा जा सके। ठीक है, विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और विद्यार्थियों की समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन होता है, उसको विकसित करने में जो गलतियां होती है वो सहायता करती हैं। ठीक है, विद्यार्थी की त्रुटियां प्राय कैसे सीखते हैं और संकेत देती हैं। त्रुटियां गलतियां होती क्या हैं? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बच्चों को समझने में भी सहायता करती हैं और सोच में उनके अंतर्दृष्टि देने में भी आवश्यक हैं। ठीक है, और सीखने में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ETCR यानी कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि। ऑप्शन ए है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट टू द इंडिविजुअल, गलत हो जाएगा। भावनात्मक स्थिति पर असर होता है, क्यों नहीं होता। केवली इम्पैक्टेड बाय पॉजिटिव इमोशंस यानी सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हमारा है कि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है, कितनी अच्छी बात कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो संज्ञानात्मक होता है जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान, इस पर व्यक्ति की जो भावनात्मक स्थिति होती है उसका गहरा असर पड़ता है। संज्ञानात्मक कौशल होता है क्या है? ये मूल मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं और क्षमताएं होती है जिनका उपयोग व्यक्ति के द्वारा चिंतन करने के लिए, अधिगम करने के लिए और अध्ययन करने के लिए करते हैं। ठीक है, रेवर है, उन्होंने परिभाषा भी दी है कि अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहार से होता है जिसका स्वरूप कैसा होता है? अमूर्त, और जिनमें प्रतिकीकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम उपयोग, प्रतिमा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान और अन्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न फॉर, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, गैनिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर्स फॉर, गलत हो जाएगा। दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए कभी ज्ञान को हासिल नहीं किया जाता। दूसरा कह रहा है कि मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, गेटिंग टेंगिबल टू वर्ड्स सच एज कैश प्राइज, सर्टिफिकेट ETC, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में है। तीसरा कह रहा है कि संप्रतियों की समझ बढ़ाने के लिए, इनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, हाँ सही लग रहा है थोड़ा सा। चौथा कह रहा है कि ऑब्टेनिंग
ऑब्टेनिंग प्राइज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, अध्यापकों और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए, इनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक अध्यापिका जो होती है, जो टीचर होती है, वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए और संप्रत्याओं की समझ बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका यानी जो टीचर होती है वो विद्यार्थियों को उनके स्वयं के जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य करने में सहायता उन्हें करनी चाहिए। विद्यार्थी को प्रेरित करके माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि पहला है उनकी क्षमताएं क्या है उसका उपयोग करके उसके प्रेरित करने के हम उन्हें अवसर दें। दूसरा है कि विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन है उसको करने के लिए उससे प्रोत्साहित करें। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की अपनी रचनात्मक विकसित है उसे करने के उसे अवसर दें। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग में विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताएं होती हैं उनको सकारात्मक रूप से बढ़ा देता है। पहला कह रहा है कि अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, रिस्पॉन्स सेट फंक्शनल फिक्सडनेस। दूसरा कह रहा है कि समरूपक सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता। तीसरा कह रहा है कि अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच। और चौथा कह रहा है सारी सोच और परासंज्ञान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायवर्जेंट थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपसारी सोच और परासंज्ञान। हमारी व्याख्या कह रही है कि अपसारी सोच जो होता है वो परासंज्ञान विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताएं होती हैं उनको सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। और अपसारी सोच होती क्या है? अपसारी सोच को सृजनात्मक सोच भी हम कहते हैं, क्योंकि जब किसी विद्यार्थी की समझ कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या का समाधान अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करके करता है और इसके कई सारे समाधान ढूंढ लेता है। इस प्रकार की सोच जो होती है वो अपसारी सोच होती है। अच्छा, परासंज्ञान क्या होता है? परासंज्ञान को हम अभिसंज्ञान कहते हैं, क्योंकि परासंज्ञान अपने स्वयं के चिंतनवाद सोचने में एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बिकम्स अ बैरियर टू लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अध्ययन की प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? ऑप्शन ए, बैठने की अनम्य योजना, रिगिड सिटिंग प्लान। दूसरा कह रहा है कि जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, यानी कि मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये तो गुड वे में है ना, तो कि निगेटिव वे में। इसमें क्या होगा कि जानकारी प्रस्तुत के अलग अलग तरीके देंगे तो बच्चों के लिए तो ये तो सहायक होगा ना कि बाधक होगा, तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव वे में है। तीसरा कह रहा है कि विविधता के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये भी हमारे पॉजिटिव वे में आता है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग तरह से सम्मान करते हैं, उन्हें जैसी शिक्षा चाहिए वैसे शिक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा कह रहा है कि रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, संसाधन संपन्न वातावरण। कितना प्यारा है कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि रिसोर्स अगर संसाधन संपन्न वातावरण देंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके देंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। विविधता के प्रति सम्मान देंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ये सब हमारे पॉजिटिव वे में सहायक हैं। लेकिन इसमें हमसे पूछा है बाधक, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैठने की अनम्य योजना। अगर हम बैठने की अगम्य योजना यानी कि रिगिड सिटिंग प्लान देंगे तो ये बच्चों के लिए बाधक होगी, ना कि सहायक। और बाधक ही पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो बैठने की अनम्य योजना है वो हमारी कक्षा यानी क्लासरूम में जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें बाधक बनती है, जबकि जानकारी को प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके, विविधता के प्रति सम्मान और संसाधन संपन्न वातावरण कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया के बाधक तत्व निम्नलिखित है, जैसे कि विषय वस्तु से संदर्भ न रखने वाली पाठ्य वस्तु, अनुपयोगी विधियों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया ठीक ढंग से ना समझना, बच्चों की जो विविधताएं होती हैं उन सबको अनदेखा करना। जबकि सहायता कौन कौन से तत्व कर सकते हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया में कई सहायता भी करते हैं, जैसे कि बच्चों के परिवेश से संबंधित अधिगम की सामग्री, अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और भयरहित वातावरण का निर्माण करेंगे, तो ये सब हमारे क्या होंगे? सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग एक अध्यापक को हमें क्या करना चाहिए? अध्यापक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मतलब ऑप्शन है कि संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना गलत बात है। अगर हम कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही तरीके से समझाएंगे तो वो बाकी बच्चे कैसे समझ पाएंगे? हो सकता है किसी बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में ही ना जाए, तो इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, ना कि एक। दूसरा कह रहा है कि भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, गलत बात है। क्यों नहीं करने से बचना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग भाषावली और चिन्ह संकेत प्रयोग करने चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें।
तीसरा कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, क्योंकि इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ना कि इसको हटा देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न उपसंहिताओं के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, यानी कि स्टेबलिश लिंक्स बिटवीन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सबसे अच्छा हमारा यही है इसमें से। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हो, तो एक जो अध्यापक है उसको विभिन्न जो उप संप्रदाय उनके बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में अनेक विधियां होती हैं जिनका प्रयोग अध्यापक विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय होते हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में वो करता है। और नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग एक अध्यापक को निम्न तरीके भी अपनाने चाहिए, जैसे कि संप्रदाय से संबंधित उदाहरण पूछने चाहिए, संप्रदाय से संबंधित जो गैर उदाहरण पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी संस्कृति में प्रचलित जो मूल रूप है उसको महत्ता देनी चाहिए, पहले सरल अवधारणाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, फिर बच्चों को समझ में आ जाए, फिर जटिल की ओर से बढ़े, ना कि जटिल से सरल बढ़ेंगे तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे ना। तो पहले सरल चीजें उन्हें सिखानी चाहिए, फिर उस जटिल की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। बचपन से होता ही ऐसे कि पहले ABCD सिखाते हैं और फिर उसे वर्ड्स पूरा लिखना, यानी कि APPLE एप्पल यानी सेब, उसको लिखना आते हैं, यानी कि सरल से जटिल की ओर जाते हैं। नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और फिर प्रकरण को पढ़ाना चाहिए, मतलब पहले से जो उसे आता है उसको पता चलना चाहिए कितना आता है, उसके बाद जो है वो नई जानकारी को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ देना चाहिए, विभिन्न परिघटनाओं से संबंध को रेखांकित करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हो, सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।